नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 विषय भूगोल खंड खा से लेसन नंबर 1 पढ़ाएंगे। इसमें जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन है। तो इसका वीडियो नंबर 3 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले बेटा हम आपको पढ़ाएंगे जनसंख्या संगठन का अर्थ। तो जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? जनसंख्या की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जनसंख्या का संगठन या संयोजन कहा जाता है। अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे जनसंख्या संगठन के तत्व। जनसंख्या संगठन के तत्व। तो बेटा जनसंख्या संगठन के तत्व क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। तो आय व लिंग का विश्लेषण इसके अंतर्गत आता है। निवास का स्थान है, मानव जातीय लक्षण हैं, जनजातियां हैं, भाषा है, धर्म है, वैवाहिक स्थिति है, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि ये चीज इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको इसमें पढ़ाएंगे ग्रामीण नगरीय संगठन। क्या है बेटा? ग्रामीण नगरीय संगठन। तो बेटा ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है? हमें जानकारी है बेटा। हम जानते हैं कि भारत गांवों का देश है। आदिकाल से, प्रारंभ से भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ अधिकतर लोग गांवों में निवास करते हैं। लेकिन बेटा विगत कुछ दशकों से हमारी ग्रामीण जनसंख्या में कमी आ रही है और शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो बेटा ये वृद्धि क्यों हो रही है? उस दिन मैंने रीजन बताया था। शहरों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था और जो है मनोरंजन के साधन और यानी व्यवसाय या कहिए कि रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हैं। इसलिए लोग गांवों से शहरों की ओर जो है पलायन कर रहे हैं। तो बेटा हम आपको एक तालिका के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस वर्ष यानी गांवों में जनसंख्या कितनी रहती थी और शहरों में जनसंख्या जो है कितनी रहती थी। तो 1901 ईस्वी में बेटा 89.2% जनसंख्या गांव में रहती थी और 10.8% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। फिर 1911 में रेशियो बढ़ा तो 89.7% जनसंख्या गांवों में और 10.3% जनसंख्या शहरों में निवास करते, यानी कुछ जो है परसेंटेज 1911 में घटा। 1921 में बेटा कुछ यानी परसेंटेज शहरी बढ़ा, ग्रामीण परसेंटेज घटा। जैसे 88.8% लोग गांव में निवास करते थे। ये 1921 की मैं बात कर रहा हूँ। 1921 में 88.8% लोग गांव में रहते थे और 11.2% लोग जो है शहरों में निवास करते थे। 1931 में 88% लोग गांव में और 12% लोग जो है शहरों में निवास करते थे। 1941 में 86.1% लोग गांव में निवास करते थे और 13.9% लोग शहरों में निवास करते थे। 1951 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 3-4 साल बाद में जनगणना हुई जिसमें 82.7% लोग गांव में निवास करते थे, 17.3% लोग जो है शहरों में निवास करते थे। 1961 की यदि हम बात करते हैं तो 82% लोग गांव में निवास करते थे, 18% लोग जो है शहरों में निवास करते थे। फिर बेटा 1971 में 80% लोग गांव में और 80.1%
80.1% लोग गांवों में और 19.9% लोग शहरों में निवास करते थे। 1981 में बेटा 76.6% लोग शहरों में, 23.4% लोग जो है नगरों में, 1991 में 74.3% लोग जो है गांव में निवास करते थे, 25.7% लोग शहरों में निवास करते थे। बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% लोग गांव में निवास करते हैं आज भी, और 31.2% लोग शहरों में निवास करते हैं। अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे भाषाई संगठन। भाषाई संगठन, भाषाई संगठन बेटा क्या है? भाषा तो हम जानते हैं कि भाषा समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाली बहुत बड़ी शक्ति है बेटा। भारत में बहुत अधिक भाषाई विविधता देखने को मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी कहने का मतलब है भारत जो है भाषाओं का जो है विविधता वाला देश है। देश में 189 भाषाएं एवं लगभग 554 बोलियां बोली गई हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूचित तथा अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वाले लोगों का बेटा जो है यानी जो है परसेंटेज है वो सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तथा बेटा जो बहुत कम भाषाएं बोली जाती हैं उनमें जो है संस्कृत है, बोडो है, मणिपुरी है, ये बोलने वालों की संख्या बहुत ही कम है। तो आधुनिक भाषाओं का वर्गीकरण बेटा विद्वानों ने जो है किया है 4 प्रकार से। तो भाषा परिवार है, उप परिवार है, शाखा है और वाक क्षेत्र है बेटा। तो आसियाटिक निषाद इसको बोलने वाले केवल 1.38% लोग हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाई उप जो है परिवार की भाषा है। शाखा वर्ग इसमें मान, ख्मेर, मुंडा, तो ये बेटा बोली जाती है मेघालय में, निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, मध्य प्रदेश और आपके जो है महाराष्ट्र में बोली जाती है। दूसरी बेटा जो इसकी शाखा की भाषा है ऑस्ट्रोनेशियन, ये बेटा भारत के बाहर बोली जाती है। नंबर 2 में आता है द्रविड़। तो बेटा द्रविड़ जो भाषा है ये 20% लोगों के द्वारा यूज की जाती है। तो इसमें बेटा जो है तो द्रविड़ भाषा है, मध्यम द्रविड़ है और उत्तम द्रविड़ है। तो ये इसकी क्या है बेटा शाखा वर्ग हैं। तो जो दक्षिण द्रविड़ है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में बोली जाती है। मध्य द्रविड़ बेटा आंध्र प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बोली जाती है। और जो उत्तर द्रविड़ है ये बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा एमपी, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है या यहाँ पर बोली जाती है। अब अगला बेटा है आपकी नंबर 3 में चीनी तिब्बती, जिसको कहा जाता है किरात। इसको बोलने वाले केवल 0.85% लोग हैं। तो इसमें बेटा जो समूह है वो जो है तिब्बती म्यांमारी है और सियासी चीनी है। जो इसकी उप जो है परिवार हैं ये 2 भागों में हैं। तो इसमें तिब्बती हिमालयी उत्तरी असम और असमी म्यांमारी है। तो जो तिब्बती हिमालयी और उत्तरी असम वाली भाषा है ये जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में बोली जाती है। जो बेटा दूसरी इसकी है इसको कहा जाता है असम म्यांमारी। ये बेटा सियासी तो चीनी उप परिवार की भाषा है। ये असम, नागालैंड, मणिपुर तथा जो है त्रिपुरा और मेघालय राज्यों में बोली जाती है। अब बेटा अगली जो भाषा है भारतीय
यूरोपी आर्य, तो इसको बोलने वाले 73% लोग हैं बेटा। इसमें इंडो आर्य है और भारतीय आर्य है। इसके उप परिवार में बेटा ये ईरानी, फारसी, दर्दी। तो इसमें जो है ये भारत से बाहर जो ईरानी फारसी है ये भारत के बाहर बोली जाती है, और जो भारतीय आर्य भाषा है ये जम्मू और कश्मीर में और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बोली जाती है बेटा। अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन देखा बेटा, धार्मिक संगठन अब पढ़ाएं। यह है धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन तो बेटा देखिए, जिस प्रकार से भारत बोलियों वाला देश है, भाषाओं वाला देश है बेटा, इसी प्रकार से कहा जाता है कि भारत जो है धर्मों का देश है। भारत जातियों का अजायब घर कहा जाता है। तो भारत में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं। धर्म सामाजिक जीवन में लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार धार्मिक समुदायों की स्थिति निम्न प्रकार रही है बेटा। 2011 की मैं बात करता हूं तो भारत में जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, कुछ अन्य धर्म हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी यानी धर्म की जानकारी नहीं है, उनका धर्म ज्ञात नहीं है। तो इसमें बेटा हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि हिंदू धर्म को बोलने वाले भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार बेटा मैं आपको बता रहा हूं, तो 1911 में हिंदू धर्म को मानने वाले 966.3 मिलियन लोग थे। 1 मिलियन का बेटा मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है। तो 966.3 जो है मिलियन लोग हिंदू धर्म के थे। और बेटा ये भारत में 79.8% लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। इस्लाम धर्म बेटा 172.2 मिलियन लोग हैं इस्लाम धर्म के। ये भारत की आबादी के 14.2% हैं। ईसाई बेटा 27.8 मिलियन लोग हैं। इनका भारत में जो है परसेंटेज 2.3%, यानी जो जनसंख्या है, जनसंख्या का 2.3% लोग भारत में ईसाई हैं। अब बेटा सिख देखें, सिख जो हैं ये 20.8 मिलियन सिख हैं और ये भारत जनसंख्या के 1.7% हैं। अब बेटा बौद्ध आते हैं। बौद्ध जो हैं ये भारत में 8.4 मिलियन हैं और इनका बेटा जो है परसेंटेज है वो 0.7%, भारत की कुल जनसंख्या का 0.7 जो है % है। जैन धर्म बेटा क्या है? इसको मानने वाले 4.5 मिलियन लोग भारत में निवास करते हैं। ये भारत की जनसंख्या के 0.4% जो है लोग हैं भारत में। अन्य धर्म बेटा 7.9 मिलियन हैं। ये भारत की आबादी के 0.7% हैं। जिनका धर्म बेटा ज्ञात नहीं है ऐसे लोग भी भारत में 2.9 मिलियन लोग ऐसे भारत में जो है निवास करते हैं जिनका धर्म ज्ञात नहीं है। तो बेटा इनका जो भारत की जनसंख्या में जो है प्रतिशत है वो 0.2% है। तो बेटा आप देखें देश के अधिकांश भागों में हिंदू जनसंख्या निवास करती है। मुस्लिम जनसंख्या जैसे जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, केरल है,
उत्तर प्रदेश है, लक्षद्वीप में जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं भैया। आपको हम मानचित्र पर बता देते हैं। मानचित्र पर यानी हिंदू जनसंख्या कहाँ निवास करती है, मुस्लिम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, ये भी आपको हम बताए दे रहे हैं मानचित्र पर। देखा बेटा, तो इसमें बेटा जो हिंदू जनसंख्या और लगभग संपूर्ण भारत में निवास करती है, और जो मुस्लिम जनसंख्या है जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बेटा जम्मू कश्मीर ये है आपका, जम्मू कश्मीर है, केरल है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल बेटा ये है, ये वेस्ट बंगाल है ये, और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में, और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है बेटा। तो लक्षद्वीप बेटा यहाँ पड़ता है, ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। अब अगली बेटा जो ईसाई जनसंख्या है, तो भारत में ईसाई जनसंख्या पश्चिमी घाट है, गोवा है, केरल है। तो बेटा ये पश्चिमी तट, ये वाला तट है, यहीं पर गोवा है, केरल है, ये केरल गलत हो गया कि केरल ये है बेटा, केरल है। और इसके अतिरिक्त भैया मणिपुर है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर है और मिजोरम है, मिजोरम है। और मिजोरम के अतिरिक्त भैया आपका आता है जो कहते हैं नागालैंड, यहीं पर नागालैंड है। तो बेटा यहाँ जो है ये क्या है बेटा, पहाड़ियों पर, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश के ब्रिटेन जो है वो ठंडा जो है क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग हैं। तो या तो ये जो है समुद्र के किनारे बेटा निवास करते हैं, या तो ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम रहते हैं, टेम्परेचर न्यून रहते हैं। तो इसके अतिरिक्त बेटा जो सिख हमारे हैं, ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में निवास करते हैं। सिख लोग ज़्यादातर पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली है, इन क्षेत्रों में अधिकतर बेटा जो है हमारे जो सिख भाई हैं, सिख धर्म आप लोग जानते होंगे, पंजाबी लोग हैं। तो पंजाबी लोग जो हैं वह ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में निवास करते हैं। जबकि बेटा जो जैन संप्रदाय के लोग हैं, जो जैन धर्म के लोग हैं, वह राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात तथा महाराष्ट्र में। तो अब बेटा देखिए जो जैन धर्म के लोग हैं वह राजस्थान है बेटा, ये राजस्थान और गुजरात है, ये आपका गुजरात है, और ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो यहाँ जो है शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये लोग अधिकतर व्यवसायी होते हैं, शहरों में अपना व्यवसाय करते हैं, दुकान खोलते हैं। तो ये जो है प्रकार से इनकी ज़्यादातर जो आबादी बेटा उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन शहरों तक ही सीमित हैं। अगला बेटा धर्म जो हमारा है बौद्ध धर्म है, इसके ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र राज्य में निवास करते हैं। अब बेटा श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन हम आपको पढ़ाएंगे, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। तो श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, हम लिख देते हैं श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। तो बेटा इसमें इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला बेटा है कार्यरत जनसंख्या, कार्यरत जनसंख्या, और नंबर 2 में आता है अकार्यरत जनसंख्या। तो बेटा जो कार्यरत जनसंख्या है
इसके अंतर्गत हम जो है 15 से कितने बेटा 15 से 59 वर्ष के लोगों को सम्मिलित करते हैं और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, जो यानी जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, तो यानी हष्ट-पुष्ट हों, यंग हों, तो वही जो है 15 से 59 वर्ष की जो लोग हैं इनको हम काहे में रखते हैं, कार्यरत जनसंख्या के अंतर्गत रखते हैं। और अकार्यरत जनसंख्या के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बेटा 2-3 प्रकार के लोग आते हैं। जैसे बेटा इसमें वृद्ध हैं जो पेंशन पा रहे हैं, फिर बच्चे हैं, है ना, 14 वर्ष के नीचे वाले, है ना, 15 वर्ष से नीचे बच्चे आते हैं। और बेटा इसके अंतर्गत जो शारीरिक रूप से क्या हैं, विकलांग हैं, यानी जिनमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को बेटा हम काहे में रखते हैं, अकार्यरत जनसंख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हमने आपका ये लेसन समाप्त कर दिया है। अगले लेसन में बेटा हम आपको दूसरा पाठ लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।